हाय एवरीवन, अनटोल्ड स्टोरी के इस वाले सेशन में आज का जो सेशन है वो पिछले दोनों सेशन से बहुत डिफरेंट होने वाला है। और आज के सेशन में जो टॉपर स्टॉक्स जनरली आप लोगों ने कहीं भी देखे होंगे, सुने होंगे, ये उससे एकदम अलग होने वाला है। यहाँ बहुत सारे वो डिस्कशन नहीं होंगे कि इस सेक्शन को अपन कैसे इंप्रूव करें या फिर इस सेक्शन को कैसे पढ़ें। इसके अलावा हाँ, बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन से रिलेटेड तो होने वाली हैं, बट प्रिपरेशन के अलावा आज हम बात जो करने वाले हैं वो हम आदर्श गौतम से बात करने वाले हैं। और आदर्श गौतम के जो प्रिपरेशन के सारे स्ट्रगल थे, जो उसके एक्सपीरियंस थे, उसके बाद जब वो कॉलेज में गया एनएलयू दिल्ली में, वहां जाके उसके क्या एक्सपीरियंस थे, उसकी सोसाइटी, फैमिली, उसकी स्कूल, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें आज यहाँ इस सेशन में होने वाली है। और आई होप आप सबको इन सारे डिस्कशन में बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं कि जो आप लोग कितनी ही बार सोचते हो कि यार ये वाली चीज सिर्फ हमारे साथ हो रही होगी या फिर ऐसा कुछ हमारे लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया में सबके साथ होता है। हर वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन में है, जिसको सक्सेस मिली है, जिसने उतना स्ट्रगल किया है, उसकी बहुत सारी चीजें जो लोगों की होती हैं वो सिमिलर सी होती हैं उन लोगों के बीच में। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन ये सारी बातें करने वाले हैं और अपने साथ हैं आदर्श गौतम। और आदर्श गौतम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, आदर्श गौतम ने जो क्लैट और एलेट का जो एग्जामिनेशन लिखा था वो 2021 में लिखा था। ठीक है, और उससे जस्ट पहले 2020 में क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था, तो तब भी उसने एग्जामिनेशन तो लिखा था, बट उसके बाद फिर उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, तो फिर उसने 21 में एग्जामिनेशन लिखा। और उसके बाद जो उसकी रैंक थी वो एलेट में रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 7th। और क्लैट में जो उसकी रैंक थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। आई थिंक आदर्श, आपकी जो रैंक थी वो 259 समथिंग कुछ थी। यस सर, यस यस 259 समथिंग कुछ थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स पर अपन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और वो सारे पॉइंट जो करंट में अभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होने वाले हैं। तो एक एक करके बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से अपन डिस्कशन करेंगे और कुछ नए नए पॉइंट्स जो आएंगे डिस्कशन में वो आई थिंक वो आप सब लोगों को पसंद भी आएंगे और वो आपसे कनेक्टेड होंगे। तो पहला पॉइंट आदर्श, क्या सोच के लॉ में आने का सोचा कि यार क्यों, मतलब अपन क्लैट की प्रिपरेशन करें या फिर लॉ में क्यों करियर बनाएं, ऐसा क्या लगा लॉ में जो यहाँ आने का सोचा? एक बेसिक सा मतलब एक इंटरेस्ट तो था मुझे 9th क्लास से लग रहा था कि मुझे लॉ करना है, बट देन एक बेसिक इंक्लिनेशन मेरा इंजीनियरिंग में था। बट देन आफ्टर 11th इन क्लास 11th में एंटर करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो कॉलिंग है लॉ है, लॉ करना चाहिए। एन एमर्जिंग फील्ड है बिकॉज इट्स नॉट कि वही सिर्फ एक ही करियर लॉ में दैट आप कोर्ट जाते और सिर्फ वहां पे कोर्ट जाने वाला काम नहीं है। अब काफी सारे इमर्जिंग फील्ड्स हैं, सो एक तो इंटरेस्ट था, प्लस काफी वैरायटी आ रही है, तो वो भी था। लेकिन इसी से कनेक्टेड पॉइंट मेरा ये भी है कि जितना मैंने आदर्श को देखा है प्रिपरेशन में, आदर्श बहुत ज्यादा बोलने वाला स्टूडेंट नहीं था। और जनरली ये परसेप्शन है कि आप अगर अच्छा बोलते हो, ठीक है, आपकी अगर ये सारी स्किल्स अगर अच्छी हैं बोलने वाली, तो आप फिर लॉ परस्यू करते हो, लॉ में जाना चाहते हो। बट आई थिंक आदर्श के अंदर तो वैसा उतना नहीं था। बहुत शांत सा इंसान चुपचाप कोने में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है, वैसा कुछ था। फिर जब आप कॉलेज में आते हो, जब आप प्रोफेशन में भी आते हो, तो ये नहीं है कि आपको बोलना ही है। आप लॉजिकल करेक्ट क्या बोलते हो वो डिपेंड करता है। सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं है, मतलब आपको सही बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि बस बोलते ही रहना। बिल्कुल। तो मैं कम बोलता हूँ, पर जब मैं सोच के अच्छे से लॉजिकल बोलता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बस बोलते रहना ही सब कुछ रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, जो लोग कम बोलते हैं उन्हें हर कोई सुनता है, ये भी एक पॉइंट है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा बोलते रहो। जब भी बोलो उतना लॉजिकल, उतना जेन्युइन, उतना करेक्ट अगर आप बोलोगे तो फिर लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। इवन आपकी आवाज कम भी हो तब भी, मतलब आवाज ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो हमेशा अच्छा बोल रहे हो। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यार, जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि जनरली जब कोई भी टीचर या कहीं भी जब टॉपर्स की बात होती है तो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है यार ये बंदा हमेशा स्कूल टाइम पे भी टॉपर रहा होगा, मतलब एक ही रहता है दिमाग में
तो ऐसा क्या था वही तुम्हारे साथ सर स्कूल में? मेरा एकेडमिकली तो ये सर आप कुछ बोल। हाँ, स्कूल में कैसा था? या सर एकेडमिकली तो मैं स्ट्रांग था, बट ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर था। हाँ। ऐसा ऊपर नीचे चलता था। कभी ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट भी नाम है, ऐसा ऊपर नीचे अच्छा। ऐसा मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर था, अच्छा, बट 1 2 3 एकेडमिकली में अच्छा था। 1 2 3 में नाम नहीं आता था क्लास में, टॉपर्स में? नहीं सर, कभी आया है कभी नहीं आया है, तो ऊपर नीचे चलता रहता था। अच्छा। बट ऐसा नहीं कि आया ही है हमेशा। अच्छा, वैसा फील नहीं था कि यार मैं या तो 1 रहूंगा या 2 रहूंगा, मतलब नहीं हमेशा सर, ऊपर रहूंगा, वैसा नहीं था? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। आदर्श, मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, जो इवन अपन ने एक दिन जब अपन डिस्कस कर रहे थे वहां भी ये पॉइंट निकला था, कि जब क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था तब तुम्हारे जो मॉक के स्कोर्स थे वो 110 120 से सीधे 50 के आसपास आ गए थे। वो क्या किस्सा था, एक बार बताओगे? यस सर। सर हाँ। जो पुराना क्लाट का पैटर्न था वो मैं ऑलरेडी 1 साल से प्रिपेयर कर रहा था। तो वहां पे मेरे ऑलरेडी एली के मॉक्स में अच्छी टॉप 20 टॉप 10 रैंक्स में आते ही था, 110 120। अब देन एकदम से सर पैटर्न चेंज हुआ, पूरा पेपर रीडिंग कम्प्रीहेंशन का हो गया। हाँ। एंड जैसे ही जब मैंने पहला मॉक ही दिया था तो मेरे कुछ 40s में आए थे। एंड उसके नए पैटर्न के 5 6 7 8 मॉक देते वक्त भी मेरे 50 और 60 में ही मार्क्स रहते थे। हाँ। क्योंकि सर इतना रीडिंग हैवी पेपर कभी कभी सॉल्व नहीं किया था। दूसरा, इतनी हैबिट नहीं थी। न्यूज़पेपर पढ़ना सर अलग बात होती है, बट यहाँ पे 2 घंटा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज सम डिफरेंट थिंग। तो सर वहां पे काफी ज्यादा डिमोटिवेशन था, बिकॉज जिनकी रीडिंग अच्छी थी, जिनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स काफी अच्छी थी, उन लोग को एक बेसिक सा एडवांटेज था कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एंड जो पुराना पैटर्न, एंड बिकॉज वो बीच में चेंज हुआ था, ऐसा नहीं था कि सेशन की जस्ट न्यू हो रहा है तो चेंज हो रहा है। इट वाज ऑन दिसंबर। तो काफी सारा डिमोटिवेशन हुआ कि क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और रीडिंग भी ऐसी है सर दैट ओवरनाइट नहीं होता, यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली एंड देन इम्प्रूव होती है। तो काफी लेकिन बड़ा मुश्किल रहा होगा उस टाइम पर कि अगर यार Yes, किसी sir. भी स्टूडेंट के 110 120 मार्क्स आ रहे हों, जो जनरली भी इस टाइम पर लोगों के आ रहे होंगे, क्योंकि क्लैट बहुत पास में है, एलिट का एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो जो लोग बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके 120 के आसपास मार्क्स अभी आ रहे हैं। और ऐसे टाइम पर अगर किसी का स्कोर 110 120 से चेंज होकर डायरेक्ट 50 40 60 के आसपास आ जाए, तो बड़ा मुश्किल होगा ये मैनेज करना। ठीक है, बट तुमने मैनेज किया, ये बड़ी बात थी भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यार जो मेरे दिमाग में आता है वो ये भी है कि जैसे जितना मैं आदर्श को जानता हूँ, जितना मैं, कि आदर्श कुछ बहुत रिसोर्स वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। जो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे रिसोर्सेज आदर्श के पास हो, बट उसके बाद फिर एनएलयू दिल्ली जैसे कॉलेज में पढ़ना एक नॉर्मल से स्टूडेंट के लिए, मतलब वहाँ क्या फिर लगा कि यार मतलब एकदम पूरी दुनिया चेंज हो गई होगी। मतलब जहाँ भी आप इससे पहले स्कूल टाइम पर अपने घर पे थे और उसके बाद फिर एनएलयू दिल्ली में जाना, जो अपने आप में एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ की क्या एक्सपीरियंस थी, क्या चेंज आया उस वक्त जिंदगी में कि यार एकदम बिल्कुल यहाँ से चेंज होकर वहाँ पहुँच गए अपन? वो कैसा फील था शुरू वाला? श्योर सर, एक बड़ा चेंज तो रहता है। जैसे जहाँ अपन घर पे रहते हैं तो वहाँ इतना सारा एम्बियंस और ये सब नहीं रहता। यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पीपल तक। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड सामने वाले बैकग्राउंड या जो आपकी थिंकिंग है वो मैच करे। तो डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में कि मैनेज करना, मैच होना लोगों से। बट देन धीरे धीरे सर, एंड रिसोर्सेज में भी डिफरेंस ऑफ रिसोर्सेज रहते ही है, बिकॉज वैरायटी है, डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स में, तो डिफरेंस ऑफ रिसोर्सेज रहते ही है। बट सर मेरी फिलॉसफी मतलब मेरी एक पॉलिसी ये है लाइफ की कि जितना नीड है उतने में अगर अपना काम हो रहा है तो वाई टू वेस्ट रिसोर्सेज, और जितने रिसोर्सेज में अपना काम हो रहा है तो उतना अच्छा है। वाई टू मतलब मतलब वही सर कि जितने रिसोर्सेज में काम हो रहा है उतना हो जाए, लग्जरी की क्या जरूरत है। ये बड़ी बात है यार, मतलब जितने में काम हो जाए अगर उतना है और उसमें अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। इवन इस पर अपन आगे भी बात करेंगे इस पॉइंट पर। ये बड़ा जेन्युइन सा पॉइंट है जो इवन आपने मुझसे एक आध बार पहले भी डिस्कशन में बोला है, ये वाला पॉइंट। तो उस टाइम पर भी मैं सरप्राइज था सुनकर कि यार एक 18-19 साल का स्टूडेंट अगर इस बात को समझ गया तो ठीक है, प्रिपरेशन रिजल्ट वो सब अपने आप में एक बहुत अलग है,
बट अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है यार, मेरी जितनी नीड है उतने रिसोर्सेज अगर मेरे पास है और उसमें मेरा काम अगर बहुत मजे से चल रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है जो कोई भी स्टूडेंट अगर समझ जाए तो आई थिंक उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती हैं इससे। ये बड़ा पॉइंट है। ठीक है, ठीक है यार। एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ रहा था, जब एलिट का रिजल्ट आया और जब तुम्हारी रैंक ऑल इंडिया रैंक 7 थी, उस टाइम पर क्या माहौल था? मतलब घर में क्या माहौल था, खुद का क्या दिमाग था, क्या मन था उस टाइम पर? मतलब वो सीन, क्योंकि रिजल्ट वाला सीन मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है स्टूडेंट्स का, जब पता चला कि अचानक से पता चलता है यार आपका ये रिजल्ट हो गया, और फिर उस टाइम पर स्टूडेंट को खुद को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या रिएक्ट करे इस पर, और पेरेंट्स को भी, और वो सारी चीजें क्या थी उस वक्त की रिजल्ट वाली। श्योर सर एलिट के रिजल्ट के टाइम ऐसा होता कि मैंने नंबर पहले कैलकुलेट करके रखे थे, एंड मैंने करण सर से भी पूछा था कि सर होगा कि नहीं होगा, तो सर ने बोला कि बाउंड्री पे है आदर्श, हो सकता है मतलब बिल्कुल बाउंड्री पर शायद नहीं भी हो पाए। देन फिर सर एकदम से मेरे दोस्त का कॉल आया कि क्योंकि मेरा रोल नंबर उसके पास था, तो उसने चेक करा था, तो उसका कॉल आया कि तेरी 7 रैंक आई है। मैं शॉक हो गया एकदम से, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वैसे ही सर ने बोला था कि बाउंड्री पे हो रही है, और मैं तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि इतनी अच्छा जाएगा। तो एकदम से मैं तो शॉक हो गया, और फिर उसके बाद भी लिस्ट मैंने जब मंगाई तो वो ऑफिशियल लिस्ट में नहीं आया था, तो मैंने बोला झूठ है, फेक लिस्ट है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं ऑफिशियल लिस्ट में। फिर जब थोड़ी देर बाद उन्होंने रिलीज किया, फिर मैंने देखा, फिर यकीन हुआ, फिर घर पे बताया, एंड काफी वो लोग, मेरे पेरेंट्स तो खुश थे, बिकॉज उनको तो एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छे होगा, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम से 7 आ गई, क्योंकि क्लैट सर मेरा इतना अच्छा गया नहीं था। हाँ। और करण सर एलिट एक्सपर्ट भी है ना, एलिट गुरु भी है। यस सर, है ना, मतलब करण सर से बहुत सारे लोग एलिट की ज्यादा बातें करते हैं, और वो उतने टाइम से मतलब एलिट को देख भी रहे हैं, तो आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत करेक्ट भी होती हैं एलिट पर। काफी करेक्ट सर। यस सर, बढ़िया था। ठीक है, ठीक है यार। एक पॉइंट और मुझे बताना, जब आप ये सब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आपके ऊपर भी सोसाइटी का, जैसा जनरली मैंने देखा है या सुना है, लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि आसपास कहीं कोई अंकल हैं क्या जो वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का, जो आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि कब आएगा आपका रिजल्ट, है ना, और जिन्हें पता है कि आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हो। तो वैसा कुछ प्रेशर था क्या, मतलब जहाँ आप रहते थे, जहाँ आपका घर था उसके आसपास, या फैमिली में, रिलेटिव्स में, वैसा कुछ प्रेशर था कहीं? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, बिकॉज जिन लोगों को पता रहता है कि ये इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो दे आस्क मल्टीपल टाइम्स कि क्या चल रहा है, क्या हुआ, पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया क्या। तो उन लोग को रहता है कि बच्चा अच्छे, मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है। एंड वो कंटिन्यूसली आपको बोलेंगे, बार बार बोलते हैं कि कब आ रहा है रिजल्ट, या कैसा गया, अच्छा नहीं किया क्या, ऐसा। तो सर ये तो रहता ही है, मैंने सभी की लाइफ में थोड़ा रहता है कि सोसाइटी का प्रेशर है। मेरा फैमिली में इतना प्रेशर नहीं रहता था, बट आसपास और रिलेटिव्स, मतलब वो एक थोड़ा तो रहता ही सर। बट सर मैं एज अ प्रेशर लेता नहीं था, बट बिकॉज मुझे पता था कि इस एग्जाम से सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को फर्क पड़ेगा, और किसी सोसाइटी में किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। मेरी वो तो आज बोलेंगे, कल भी बोलेंगे किसी और चीज पर। तो वही था कि मैं फोकस करता था, मुझे नहीं फर्क पड़ता था वो क्या बोले क्या नहीं बोले, मैं बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के चले जाता था। तो वही रहता था सर मेरा। और आई थिंक यही एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, मतलब जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। क्या ठीक है, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो लोग आपको जानते हैं वो कभी कभार पूछते भी हैं आपसे, तो ठीक है, मतलब वो इतना तो रहेगा, उसको आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार कि ऐसा कुछ कर दो कोई मुझसे कभी ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो। वो तो कोई ना कोई तो आपसे पूछ ही लेगा, आपके फैमिली में जो दूर वाले लोग होंगे वो पूछ लेंगे, ठीक है, बट उसको इग्नोर करना चाहिए और अपने काम पर आई थिंक फोकस करना चाहिए। ये बड़ा पॉइंट है। श्योर सर, उस चीज को आप अपने काम के बीच में एक बैरियर नहीं बनाना चाहिए। एक टाइम के लिए ठीक है, सोच लो 1-2 मिनट, बट देन पूरा उसी को लेके अगर कोई बैठ जाए तो आई डोंट थिंक प्रिपरेशन हो पाएगी। क्योंकि फिर प्रिपरेशन में फिर उतना डिस्टरबेंस आता ही रहेगा अगर आप आसपास इधर उधर के लोगों की सोचते रहोगे। ठीक है, ठीक है।
यार आदर्श, मुझे एक पॉइंट और बताना कि जैसे जनरली जो मैं जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, इवन उसके बाद ज़्यादा हो रहा है, ये उससे पहले थोड़ा था बट जब से पैटर्न चेंज हुआ तब से ज़्यादा है। ऐसे स्टूडेंट जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को बिलोंग करते हैं, जो क्लैट या अदर लॉ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करते हैं, अब जैसे क्लैट और एलेट दोनों एग्जामिनेशन लैंग्वेज ओरिएंटेड जाता है। और ये बात हम सबको पता है, मतलब छिपाने वाली बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का उतना अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि छोटे शहरों में उतने अच्छे स्कूल्स नहीं होते, वैसा स्टैंडर्ड नहीं होता एकेडमिक का, तो पक्की बात है उनका लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा वीक होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जामिनेशन को मैनेज करना और ये सारी चीजें करना, ये कितना डिफिकल्ट होता है, और वो आपके साथ कितना था? मतलब वो सही था या उतनी दिक्कत नहीं थी, कैसा था एग्जैक्टली वो एक बार बताना मुझे। श्योर सर। सर ये तो फैक्ट है कि जो जिनका नॉट सो गुड बैकग्राउंड होता है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, तो एज अ क्योंकि पेपर दोनों इंग्लिश हैवी इंग्लिश बेस रहते हैं, तो काफी सारा डिसएडवांटेज रहता है एज कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। बट देन सर, एज मैं पर्सनली, मेरा खुद का जब मैंने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरा कोई इतना, आई वॉज फ्रॉम अ गुड स्कूल, बट देन काफी स्कूल्स में इंग्लिश, दे आर इन इंग्लिश मीडियम एंड दे आर सीबीएसई स्कूल्स, बट ऐसा नहीं है कि दिन भर इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रहा है, बच्चे फिर भी हिंदी में बात करते हैं, और फिर इतना अच्छा नहीं होता। एंड जनरली भी स्कूल में ग्रामर, वोकैबुलरी, इन पे इतना फोकस होता नहीं है, भली लाइक फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी तक भी इतना ज्यादा कोई वो फोकस देते नहीं है। दैट इज अपॉन यू टू इम्प्रूव। तो सर एक वो बैरियर तो बहुत बड़ा रहता है कि जब कोई भी स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट स्टार्ट करता है, मेरे साथ भी था। एंड जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ नहीं आता है, एक चीज है कि आपको लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ तक पर हो। तो मेरा यही रहता था सर कि जो स्टार्ट, जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेज, ग्रामर की, जैसे सर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक है कि ग्रामर जो एंट्रेंस एग्जाम में आती है वो जनरली स्कूल में वैसी तो पढ़ाई नहीं जाती। वो एक पढ़ाते हैं कि वो ये सेंटेंस है, दिस इज वर्ब, दिस इज ए, पर उस अप्रोच से, उस तरीके से, उस माइंडसेट से, उस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया जाता। तो वो यहाँ जैसे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने उसको पूरा कंसिस्टेंटली हर एक चीज को टॉपिक बाय टॉपिक एज अ प्लान्ड मैनर में धीरे धीरे करते करते मैंने उसको इम्प्रूव किया। बट सर आई थिंक दैट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने करा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने किया है, तो इट्स मतलब मेहनत लगेगी बट नॉट इम्पॉसिबल। धीरे धीरे आप करके यू कैन अचीव दैट पॉइंट। तो सर वही है कि मेहनत है, बट ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यस सर, इनिशियली सर। या तो फिर कैसा लगा था आदर्श बाबू, सबसे पहले किसी को फ्लुएंट एकदम इंग्लिश में बोलते हुए? क्या दिमाग में आया था कि यार कैसे मैनेज करूंगा मैं? हाँ सर, एक वो जैसे एक कॉम्प्लेक्स लगता है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि यार आप नहीं बोल पा रहे हो, या जैसे आपको इतना अच्छे से आपकी फ्लुएंसी नहीं है, आप बोल रहे हो बट इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं, तो एक लगता है सर। बट देन एज अ पर्सन ही मैं उसको पॉजिटिव में लेता हूँ कि यू नो उससे भी सीखो एंड देन इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ। सो एक वो रहता है। मैं इसको 100% खुद से भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही कि जो तुम बता रहे हो वो सब मेरे दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि वो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, मेरे साथ बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, बढ़िया यार। यही सब तो फाइट रहती है। मतलब जो लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के स्टूडेंट होते हैं उनकी जर्नी थोड़ी सी अलग होती है यार। मतलब ये मैंने नोटिस किया है, मतलब इसको इवन कभी कोई मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मैंने इन शहरों से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको इतने साल से मैं प्रिपरेशन में देख रहा हूँ, क्लासेस में देख रहा हूँ, कोचिंग में देख रहा हूँ, और उससे पहले इवन मेरे साथ भी वो सारे पॉइंट्स हुए हैं। तो मुझे तो वो 100% कनेक्टेड लगता है कितनी बार यार ये सब होता ही है। मतलब जो कभी मेरे साथ हुआ वो आज स्टूडेंट के साथ दिख रहा है, बट धीरे धीरे जब अपन काम करते जाते हैं उन सारी चीजों पर, वो गायब हो जाती है वो सारी चीजें। फिर आपको लगता है यार ऐसा कभी मेरे साथ भी था क्या, फिर याद ही नहीं आता कि ये सब था कि नहीं था, कब था। बट इनिशियली आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है इन सारी चीजों पर,
रहता है ये तो। श्योर सर। नेक्स्ट पॉइंट यार मुझे ये बताना, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कितने लोगों के लिए बहुत काम का है, कि एनएलयूज जो हैं उनकी जनरली फीस ज़्यादा है। और जैसे ऐसे लोग जो उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो उन लोगों के पास एजुकेशन लोन के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं कॉलेजेस के अंदर, मतलब जो आपने कभी सुने हो, किसी को वो सारी फैसिलिटी यूज करते हुए देखा हो, आपने कभी किया हो, तो क्या एजुकेशन लोन के अलावा कॉलेजेस में और दूसरे तरीके भी होते हैं क्या, स्कॉलरशिप या और कुछ तरीका जो कॉलेज करता हो स्टूडेंट्स के लिए, मतलब एजुकेशन लोन के अलावा और क्या कुछ है, सुना है कभी कुछ आपने? श्योर सर। सर उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज कि दे आर सम एक्सपेंसिव, दे आर द फीस इज ऑन द हायर साइड, और उससे काफी ज्यादा मतलब काफी जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनको डिफिकल्टीज आती हैं। एंड बिकॉज एज सच इतना यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटीज में इतने ज्यादा भी लोग नहीं होते, तो इतना ज्यादा फंडिंग का या स्कॉलरशिप का इतना ज्यादा माहौल नहीं होता है। तो बट एज अ पर्सनल एज अ इंडिविजुअल यहाँ रहती है नेशनल यूनिवर्सिटी एनएलयूज में रहती हैं, स्कॉलरशिप रहती हैं, बट देन वही ऐसा इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो हर कॉलेज की अपनी अपनी रहती हैं, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी की दिल्ली की एनएलडी की कुछ अलग है, एनएलएस की है, नालसार की है, बट वही है कि वो लिमिटेड रहती है, इतना ज्यादा नहीं होता है, उसकी भी अलग अलग टेक्निकलिटीज हैं। बट हाँ ऐसा नहीं कि है ही नहीं, रहती हैं सर। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को सर्व करना मुश्किल होता होगा, फिर कुछ लिमिटेड नंबर को ही वो सब मिल सकता होगा, ये भी। श्योर सर। और फिर सर मेरिट एंड फाइनेंशियल बेसिस दोनों पे डिसाइड होता है। मतलब एजुकेशन लोन तो है ही सही, बट उसके अलावा भी कुछ तो ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं लोग कोशिश करें तो कई बार हेल्प हो जाती है। यस सर ऑप्शंस है सर। एक बार यहाँ पे आप जैसे जब स्टूडेंट आता है तो ओरिएंटेशन में पता चल जाता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो पता चल जाता है, ऐसे भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके पता चल जाता है। ठीक है आदर्श बाबू, अब अपन आपके स्कूल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, है ना। मैंने आपकी स्कूल की कुछ बातें ऑफ कैमरा जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपने एक पॉइंट मुझे बताया था कि आपके जो फ्रेंड्स या स्कूलमेट जो थे, क्लासमेट जो थे, उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है क्लास में। क्या हेल्प थी? क्या प्रॉक्सी अटेंडेंस लगती थी? क्या होता था आपके साथ? सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या होता है कि जब आप स्कूल भी लेके चल रहे हैं, प्रिपरेशन भी लेके चल रहे हो, तो बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट काम स्कूल में भी है, कोचिंग में भी इम्पोर्टेंट काम है, या अपनी अलग प्रिपरेशन का भी इम्पोर्टेंट कुछ है, तो आप दोनों चीज को बैलेंस तो नहीं कर, मतलब दोनों चीज एक साथ तो नहीं कर सकते। तो एज अ मतलब स्टूडेंट का मेरे सारे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इन द केस की, जैसे क्लास में क्या हुआ, और फिर सपोर्ट करना, टीचर्स को बताना कि कि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और नहीं जा रहे हो आप, तो दिक्कत होती है, स्कूल वाले बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो वहां पे हेल्प करना। एंड देन सर बिकॉज क्लैट की प्रिपरेशन एकदम से पैटर्न बदलना, ये सब होना, तो उस टाइम पे मेंटली भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई साथ में रहे, कुछ लोग साथ में रहे जो आपको एक सपोर्ट दें साथ में, कि नहीं हाँ, क्योंकि सर टूट जाता है इंसान की, अगर सारी प्रिपरेशन हो गई है फिर नहीं हो पा रहा है, बोर्ड्स हैं आपके सर पे, तो फिर कैसे होगा। एंड देन फिर काफी बार मॉक्स में कम नंबर आना, ये सब आना, तो मैं जब डिस्कस करता हूँ अपने, भले वो क्लैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, दूसरी कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको पता है वो बिकॉज वो भी एक फेज से गुजर रहे हैं, तो दे सपोर्टेड मी कि हो जाएगा मैन, मतलब ब्रेक लो एंड दिस एंड दैट, तो उस तरीके से सर काफी सपोर्ट। अच्छा, जब अभी मार्क्स की बात की तो मुझे एक पॉइंट और याद आ गया। क्या तुम्हारे साथ भी था क्या वो जो एक दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है प्रिपरेशन में, कि सर मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, वैसा कुछ था क्या? सर एक पॉइंट पे तो था सर कि मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो काफी स्टैग्नेंट हो गया था, मतलब एक ही 70 to 80 या 80 to 90 वो वहीं अटका है, और ऐसा नहीं कि एक दो मार्क्स मॉक्स में नहीं बढ़ रहा, वो लगातार 10 12 15 मॉक्स में नहीं बढ़ रहा। बट सर वही है कि काफी एनालिसिस लगातार एनालाइज करने के साथ, और काफी बार सर मुझे तो मतलब जब क्लास चल रही है तब मुझे क्लिक हुआ कि मैं कौन सी गलती मॉक में कर रहा हूँ,
एंड देन वहां से मैंने जब इसलिए सर क्लास सुनना भी कितना इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी लगता है कि आता है, हमें आता है, बट जो फैकल्टी बता रही है मुझे आता है, बट सर वही है कि कभी फैकल्टी इतना अच्छा कुछ बता देती है एकदम से जो आपको नहीं पता होगा जनरल फ्लो, अब फ्लो में आप सुनते भी नहीं। तो वहां से मेरे को कई बार हेल्प मिली है कि वहां से मैंने उठाया वो, मॉक में अप्लाई किया, और मॉक में फिर उस बार से मैं वो एक सीलिंग बन गई कि जैसे 90 उससे ऊपर आ ही नहीं रहे, तो वो सीलिंग टूटी एक बार, फिर धीरे धीरे और इम्प्रूव होता गया। हाँ, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स अगर एक जगह रुक गए हैं तो पक्की बात है कोई ना कोई रीजन तो है। अब आपको बस वो फाइंड करना है कि यार वो रीजन क्या है, या आपको और ज्यादा काम करना है तो वो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ आपको काम करना है, ये आपको फाइंड तो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यार अब रुक गए तो रुक गए, वो चेंज तो हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, बट उसके लिए वही है कि आपको कुछ नए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वही बहुत सिंपल सा रूल है, आप अगर वही काम करते रहोगे जो पहले से कर रहे थे तो आपका रिजल्ट भी वही रहेगा जो पहले से था। आपको अगर नया रिजल्ट चाहिए तो पक्की बात है नए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नया काम करना पड़ेगा, तो उससे जो आएगा रिजल्ट, जो आउटपुट आएगा वो भी नया आएगा। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपके इनपुट पुराने तो आपका आउटपुट नया कैसे हो सकता है, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। बट ठीक है, प्रिपरेशन में ये वाला पॉइंट समझना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आज के टाइम पे भी अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स की यही सारी दिक्कत है, मतलब कि मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या फिर किसी एक पॉइंट पर जाके मार्क्स रुक गए, और जो मार्क्स रुकने वाला पॉइंट होता है ना वो 70, 80, 90 वाला ज्यादा होता है, ये वाला बात। Yes. क्योंकि यहाँ ये समझ नहीं आता कि और आगे कैसे बढ़े, तो इस पॉइंट पर जनरली ऐसे डाउट्स स्टूडेंट्स के ज्यादा ही आते हैं। यस सर, और श्योर सर, मतलब इसलिए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष सर ऑलवेज सेड कि मॉक देना 20% है, एनालाइज करना 80% है। तो वही कि आपकी गलतियां पहचानने में टाइम ज्यादा लगता है, पर अगर पहचान लो तो वो एक जंप जो बूस्ट मिलता है वो, और वो सर सिर्फ अपन स्टूडेंट खुद ही पहचान सकता है। फैकल्टी एक डायरेक्शन, जैसे आप लोग डायरेक्शन दिखाते हो, पर खुद अगर एनालाइज नहीं करोगे तो फिर होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुद को पता रहती है ना कि मैं क्या स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो तो हमें को पता है, किसी और को नहीं है पता। वो तो श्योर सर। ठीक है, ठीक है यार। अभी अपन जब फीस की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट और मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा पूछ ही लेता हूँ कि यार कॉलेज में एडमिशन के बाद क्या स्टूडेंट्स के पास कुछ काम करने का भी वक्त रहता है, कुछ पार्ट टाइम जॉब या कुछ फ्रीलांसिंग वर्क, कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है क्या, कुछ टाइम रहता है क्या, जिससे आप एटलीस्ट आपके कुछ बेसिक एक्सपेंडिचर मैनेज कर पाओ, वैसा कुछ स्कोप रहता है कॉलेज में? श्योर सर, रहता है। जैसे सर जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो काफी इंटेंस होता है लॉ स्कूल का प्रोग्राम, दिन भर आप बिजी रहते हो, पर सर धीरे धीरे आप सेटल इन होते हो। एंड देन सर जैसे काफी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लीगल वर्क होता है, लॉ स्टूडेंट्स काफी करते हैं, तो वो सर ऑनलाइन बेसिस पे करना इज मोर इजी। ऑनलाइन में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब वैसा नहीं है कि आपको जाना है कहीं, आप जस्ट अपने क्लासेस खत्म करने के बाद ऑफलाइन अपने रूम में आके भी 2-3 घंटा जो भी है कर सकते हो। तो सर अपॉर्चुनिटीज तो है, काफी है, बस ढूंढना है, स्किल्स को बढ़ाना, ऐसे स्किल्स बढ़ाना है, ढूंढना चीजों को, अब अप्लाई करना, अपग्रेड करना, दैट इज समथिंग दैट टू बी। एंड सर ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम रहता है, कभी कभी लॉ स्कूल काफी टफ भी रहता है, काफी इंटेंस रहता है। तो मैं तो पर्सनली ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा टाइम रहता है, बट सर मैनेज ये है कि टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट है। समवन मैनेजेस टाइम वेल तो वो कर सकता है। मतलब टाइम की कमी होती है क्यों, काम बहुत सारा होता है, बट अगर कोई मैनेज करेगा तो ऑप्शन निकल आते हैं कहीं कहीं से। हाँ सर, और सर जैसे जैसे सेटल इन होते हैं, जैसे अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो धीरे धीरे आप सेटल हो जाते हो, वहां पे फिर आपको समझ में आ जाता है कि कैसे मैनेज करना है। देन धीरे धीरे आप मैनेज कर लेते हो। हाँ, पहला सेमेस्टर, पहला ईयर जो है वो आपका थोड़ा सा हैवी निकलेगा क्योंकि आप नए हैं कॉलेज में, आप बहुत सारी चीजों को समझ रहे होंगे वहाँ। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि यार कॉलेज में जो पूरी पढ़ाई है उसको कैसे मैनेज करना होता है। क्योंकि आप जब जहाँ से गए हैं वो एक अलग एनवायरनमेंट था, वो प्रिपरेशन एंट्रेंस वाली अपनी दुनिया थी, वो एक अलग चीज थी। कॉलेज की अपनी अलग तरीके का पूरा एकेडमिक है और वो सारी चीजें। श्योर सर, ठीक है, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। तुम्हें तो लग ही रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि तुम तो एकदम 21 में जब एडमिशन लिया है तो अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा होगा ना तुम्हारा? यस सर, हाँ सर, फर्स्ट ईयर चल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और जो अपन कुछ दिन पहले जब डिस्कशन कर रहे थे इसी कह रहा हूँ, तो तुम्हारा एक पॉइंट निकल के आया था मुझे कि आपकी मदर ने बहुत आपके नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस किया है, उनको रोका है। वो क्या पॉइंट था, एक बार बताओगे? श्योर सर।
सर ऐसा होता है कि जब आपके मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं या हाँ। आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म। एक सडनली एक नेगेटिव थॉट आने लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, आप स्ट्रेस लेने लगते हो, एंशियस होते हो कि एक एक खुद से ही फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मैं इतना सब एफर्ट्स डाल रही हूँ बट फिर भी नहीं हो रहा है। एंड देन आपका मन करता है कि मैं छोड़ ही दूं या मतलब दूर हो जाऊं। हम्म। तो ऐसे काफी बार मेरे साथ होता था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो स्टक हो गया है। एंड देन वो नेगेटिव एक सबसे पहले एक थॉट आता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या कुछ टाइम बचा है पेपर के, जैसे अभी क्लैट कर, और काफी लोग अगर जिनके काम आ रहे हैं वो सोचेंगे कि या मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं दूसरे एंट्रेंस की तैयारी कर लूं। बट सर ऐसे टाइम पे जो मेरी मदर थी वो हमेशा बोलती थी बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट। एंड मतलब हर सिचुएशन में जैसे मैं बिकॉज शेयर करता था सिचुएशन, तो वहां पे वो प्लान करके पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे दिखा के और उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके मुझे गाइड करती थी कि ऐसा करो, पॉजिटिव रहो, नहीं होगा नहीं होगा, सोचोगे तो मतलब आप अगर नेगेटिव रखोगे तो आप तो और नहीं कर पाओगे। तो एक वो ही है कि एक पॉजिटिव रहना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, माइंडफुल रहना, स्ट्रेस ना लेना। स्ट्रेस बिकॉज सर स्ट्रेस लेना, एंशियस होना, उससे टाइम वेस्ट होता है, मेंटली भी और डिस्टर्ब होते हैं अपन, एंड फिजिकली भी बॉडी पर असर होता है। उसकी जगह अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक रास्ता निकालो और उस रास्ते पे चल के कुछ ट्राई आउट करो, ट्रायल्स करो, ट्रायल एंड एरर करो, एरर हो गया तो दूसरा कुछ मेथड ट्राई करो, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। क्योंकि सर मेरे साथ यही हुआ कि पहले मैं काफी एंशियस स्ट्रेस हो जाता था और फिर उससे मेरा टाइम वेस्ट होता था, पूरा दिन खराब होता था। पर जब मैंने कुछ दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करी तो वहां पे चीजें का सॉल्यूशन निकलता गया, तो वो फिर यूजफुल रहा, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं रहा, कुछ फेलियर्स नहीं रहे। नेगेटिव थॉट तो आते हैं प्रिपरेशन में, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वही है कि उसको आपको मैनेज करना है। यस सर। ठीक है। एक चीज और बताना यार, जो स्कूल वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है, जब 12th के एग्जामिनेशन हुए थे तुम्हारे, उसके बाद जब रिजल्ट का जब वेट हो रहा था, तो क्या तुम्हारे साथ भी वैसा ही था जो जनरली सबके साथ होता है कि यार इतने परसेंट लाना है, ये करना है? पेरेंट्स उतना वेट कर रहे थे क्या? क्या मतलब उनका क्या पॉइंट था, क्या कंसर्न थे उनके रिजल्ट पे? जैसा मुझे याद आ रहा है कि मेरे तो 80% का टारगेट था, मतलब मेरे पेरेंट्स का उस टाइम पर, और सही बताऊं तो मेरे वो भी नहीं आए थे। तो मतलब वैसा कुछ था क्या तुम्हारे साथ भी? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तो जैसे बोर्ड्स दिया मैंने, मैं क्लैट की प्रिपरेशन में वापस लग गया था। अच्छा। और हाँ मतलब मुझे ऐसा नहीं था, जब जिस दिन सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा था उस दिन मैं मॉक ही दे रहा था, तो 3 से 5 में मॉक चल रहा था और 4 बजे करीब रिजल्ट आया था, तो मुझे ऐसा नहीं था। हाँ बट सर रिजल्ट भी अच्छा ही आया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं थी कि आपको लानी है। मेरे फिर आ गए थे 94 आ गए थे। बट हाँ हाँ सर, बट ऐसा कोई मुझे खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लाना है 90 के ऊपर या ऐसा कुछ। बढ़िया बढ़िया। 94 तो बहुत सारा होता है यार, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट को तो 2 बार पेपर देना पड़ता तब जाके सम होता, तब 94 आता। ठीक है, बढ़िया यार। मतलब 12th वाली वैसी दिक्कत नहीं थी? नहीं सर, मतलब मैं काफी बैलेंस होके मैंने 12th पे थोड़ा सा कम फोकस किया था और यहाँ पे ज्यादा। अच्छा रहा भाई, कम किया इसलिए 94 आया, और अगर पूरा अगर दिमाग वहां लगा देता तो पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाता। ठीक है ठीक है यार। एक चीज और जो इवन अपन एक बार बात कर रहे थे वहां से भी निकल के आई मेरे दिमाग में, कि जनरली बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते या हाईली एजुकेटेड नहीं होते। एजुकेशन होती है उनकी, बट वही बेसिक सी एजुकेशन जो पहले चलती थी कि भाई 12th पास हो गए पेरेंट्स, या फिर कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन की उन्होंने। मतलब जनरली लोगों के पेरेंट्स पहले उतने ही मतलब उतने ही एजुकेटेड होते थे। और जहां तक मुझे पता है कि आपने भी ये वाला पॉइंट मुझसे एक बार शेयर किया था कि पेरेंट्स उतने वेल एजुकेटेड नहीं थे, बट वो आपकी पढ़ाई को लेकर क्या सोचते थे? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो जनरली मैंने नोटिस किया है कि कितनी बार स्टूडेंट्स के या हमारे आसपास में भी, मतलब पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते, बट वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत कंसर्न रखते हैं कि यार वो पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब उन्हें इतनी चिंता होती है, और जबकि वो उतने एजुकेटेड नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आपके साथ कितना कनेक्टेड है, मतलब आपके साथ ये पूरा केस कैसा था? यस सर, काफी
काफी प्रोमिनेंट ये रहता है, काफी जनरल रहता है। तो सर मेरी फैमिली में कोई ज्यादा मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स करके नहीं रखा है, मतलब जनरल एजुकेशन जो होती है उतनी ही करके रखी है, तो वो रहता है। बट एक मोटिवेशन ये रहता है कि जो जो चीजें हमें पेरेंट्स ने नहीं करी है, जो जो चीजें पेरेंट्स नहीं कर पाए ड्यू टू लेस अपॉर्चुनिटीज, वो चीज वो अपॉर्चुनिटीज वो अपने चाइल्ड को प्रोवाइड करें। तो सर वही मोटिवेशन रहता है कि जो नेक्स्ट हमारा जो चाइल्ड है वो वो वाली सारी अपॉर्चुनिटीज जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो एजुकेशन ले एंड अपनी लाइफ में ग्रो करें। तो वही एक मोटिवेशन है। हाँ, ये है मतलब पेरेंट्स का ये वाला पॉइंट तो बहुत जबरदस्त होता है कि वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं कर पाए, बट वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सारी चीजें उनको मिलें, वो उतनी अच्छी एजुकेशन मिले, उतना सारा अचीव करें जो वो लोग नहीं कर पाए। ये वाला पॉइंट तो पेरेंट्स के लिए बहुत गजब का होता है। ठीक आदर्श, जब अपन अभी मॉक के स्कोर्स की जब बात कर रहे थे तो वहाँ एक मेरे दिमाग में आया एक पॉइंट जो इवन आपने मुझे बताया भी था कि मॉक एनालिसिस कॉपी जो होती है, जो आपकी एक डायरी थी जहाँ आप अपने स्कोर्स को लिखते थे, तो उसने आपको कैसे हेल्प किया? मतलब स्कोर्स को रेगुलर लिखना, उनको ट्रैक करना, वो कितना हेल्पफुल था? और जनरली जो अभी जो लोग प्रिपरेशन में हैं वो लोग रिजल्ट एनालिसिस शीट का यूज करते हैं और दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, अपने स्कोर्स को प्रॉपर लिखना, सेक्शन वाइज लिखना। तो ये सारी चीज़ों ने मेनली मॉक एनालिसिस कॉपी ने आपको क्या हेल्प की और उसका क्या रोल था उस टाइम पर जब आपके मार्क्स चेंज हो रहे थे या चेंज नहीं हो रहे थे? दोनों केसेस में मॉक एनालिसिस कॉपी ने आपकी क्या हेल्प की थी? श्योर सर मॉक एनालिसिस का एक मेन पार्ट होता है कि आप कॉपी में अपनी मॉक एनालिसिस शीट में उसको लिखो कि जैसे मॉक 1 है तो उसमें कितने नंबर हैं, व्हाट इज द रैंक, देन सेक्शन मार्क्स, सेक्शन रैंक्स, एंड देन धीरे धीरे सारे मॉक्स का लिखने में, बिकॉज सर उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ आप इम्प्रूव कर रहे हो, कहाँ मार्क्स कम हो रहे हैं। क्योंकि भले ही अगर ओवरऑल मार्क्स बढ़ रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे सेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं। तो वो सेक्शनल एनालिसिस करना दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप एक नोट नहीं रखोगे तो देन ट्रैक करना मुश्किल है, देन ट्रैक नहीं करोगे तो हाउ विल यू इम्प्रूव? तो सर वही प्रॉब्लम है कि अगर इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव का स्कोप रखना है तो आपको एनालिसिस कॉपी रखनी ही है। एंड देन बिकॉज कोई भी इम्प्रूवमेंट 5-6 मॉक के बाद ही दिखता है, 3-4 मॉक के बाद दिखता है, एकदम से कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपेयर करने में कि जब मैं फर्स्ट मॉक दिया था या 5th मॉक दिया था तो कितने थे और अब कितने हैं। देन सर एक और आपको दिखता है प्रॉपर। यस सर, और अगर कम भी हो रहा है तो भी समझ में आता है कि कहाँ से कम हो रहा है। यस सर सेकेंडली एक और इशू, एक और पॉइंट है कि जो मॉक का एनालिसिस निकलता है तो उसके लिए मैं पर्सनली कॉपी बना के रखी थी जिसमें मॉक जो भी मैंने एनालाइज किया, जो भी गलतियां करी है, जो भी मेरा फीडबैक था ऑफ दैट मॉक, उसको मैं नोट डाउन कर लेता था उस कॉपी में। बिकॉज सर जनरली वो सिर्फ 1-2 हफ्ते तक ये याद रहता है कि इस मॉक में क्या गलतियां की, और जैसे ही मॉक्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी सब मिक्सअप हो जाएगा कि किस मॉक में क्या गलती हो रही है, कहाँ क्या हुआ। तो जनरली अगर कॉपी में नोट डाउन रहे तो ट्रैक कर पाना, और फिर वही है कि सर वो एक मॉक रिजल्ट एनालिसिस शीट जो कॉपी होती है वो एक टिप्स कॉपी बन जाती है कि क्योंकि हर मॉक के पहले अगर आप उनको देख के जाओ तो आपने जो पहले गलतियां करी हैं वो एटलीस्ट आप वो गलतियां तो नहीं करोगे, कुछ और कर दोगे पर वो नहीं करोगे। एंड उन गलतियों से आपकी एक स्ट्रीक बन जाती है कि लाइन से वो गलतियां हो रही हैं, रुकती ही नहीं है। बट उस टिप्स के कारण, बिकॉज आपने मॉक के कुछ ही टाइम पहले देखी है तो आपको रिवाइज हो जाता है कि पिछले मॉक में मैंने ये गलती की, एंड उसके तो मुझे मेरे लिए काफी यूजफुल थी। इसके मतलब इसके बिना मेरा काम नहीं चलता था, ये मतलब ऐसा था कि एसेंशियल पार्ट है, तो इसको रिवाइज करना, इसमें लिखना काफी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता था, और इसी की वजह से काफी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, मॉक एनालिसिस कॉपी बाकी बहुत जरूरी कंपोनेंट है प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, आपके इम्प्रूवमेंट लिखना पड़ेगा, आप क्या गलतियां कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को सारी चीजें किसी भी टाइम पर सब याद रहना बहुत मुश्किल है। भाई आपने क्या क्या गलतियां की, आपको 4 याद होंगी, 5 याद होंगी, बट आपने पिछले इतने मॉक्स लिखे, आपको वो सारी चीजें याद नहीं होंगी। तो ये जरूरी पार्ट है। ठीक है, तो आदर्श बाबू कॉलेज के बाद
क्या प्लान है फ्यूचर का, कुछ सोचा है? सर अभी ऐसा, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, बिकॉज यहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में सेशन में बोला था कि काफी डाइवर्सिफाइड फील्ड है, काफी सारे इमर्जिंग करियर्स है इनटू लॉ ऑल्सो। तो सर मेरा वही मोटिव है कि मैं सारी चीजों को एक्सप्लोर करके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े टाइम बाद डिसाइड करूँ कि क्या करना है। बट देन सर लॉ स्कूल बिल्कुल फन होता है, पूरा इट्स सो इन्वॉल्विंग कि आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। एंड काफी कुछ सिखाता है, जैसे एक जर्नी क्लैट प्रिपरेशन की थी वैसी एक जर्नी अब जो स्टार्ट हुई है वो एक अलग जर्नी है। तो हर दिन कुछ नया आएगा एंड देन एवरीथिंग गोज ऑन। फिर भी कोई ड्रीम कहीं दिमाग में? अभी तो सर मेरा इंक्लिनेशन मतलब कॉर्पोरेट फील्ड की तरफ है, बट अभी ऐसा मेरा कुछ पक्का नहीं है। आई विल डिसाइड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी फिर जहां जाओ वहां, है ना? यस सर, यस। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यार, एक रैपिड फायर राउंड है। मैं कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगा और क्वेश्चंस बहुत मजेदार होने वाले हैं, है ना? जल्दी आंसर करना है और आंसर में जनरली 2 ही ऑप्शन होंगे, कुछ जगह पर यस नो होंगे या कोई 2 चॉइसेस मैं आपको दूंगा, उसके बीच में आपको चूज करना है। यार यस, रेडी सर। यस। पहला क्वेश्चन, बचपन में सबसे ज्यादा पिटाई किससे हुई है, मम्मी से या पापा से? वापस से। पापा से? अरे यार, ये सबके साथ ही होता है ना? नहीं नहीं, कुछ लोगों के साथ मम्मी के से भी होता है, मम्मी से पिटाई ज्यादा होती है, बट आपकी पापा से भी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्कूल टाइम पर किसी से झगड़ा हुआ है, यस और नो? यस। हुआ है? वाह यार। थर्ड, कॉलेज के बाद मतलब शांति वाली जिंदगी चाहिए, बिल्कुल सुकून वाली, या बहुत सारा काम करके बहुत कुछ करना, वैसा? सर ये तो मैं खुद डिसाइडेड नहीं हूँ, बट करना कुछ बहुत कुछ है, पर एक बैलेंस लाइफ चाहिए। अरे यार, ये तो बड़ा सोचा समझा जवाब है, मतलब, है ना? कि करना तो कुछ बड़ा है बट बैलेंस करके चलना है। नहीं हो पाएगा बैलेंस, है ना? अगर बहुत सारा कुछ करना है तो फिर तो बहुत कुछ डिस्टर्ब चलता है। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट में बैठे हो? नहीं सर। अरे ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम जब घर पे आओ, फिर जब दिल्ली जाओ तो फ्लाइट से ही जाना। श्योर सर, श्योर। फर्स्ट अर्निंग का क्या करोगे? यस, सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया। जो फर्स्ट अर्निंग होगी तुम्हारी, पहली कमाई, उसका क्या करोगे? फर्स्ट अर्निंग डेफिनेटली सर मैं पेरेंट्स पे कुछ गिफ्ट्स लूंगा, खुद फैमिली मेंबर्स पे गिफ्ट लूंगा, खुद अपने लिए लूंगा। बट वही है कि सर जो भी थोड़ा बहुत घर गिफ्ट्स लेना, सरप्राइजेस देना, क्योंकि फर्स्ट अर्निंग उसी में मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहता है। फर्स्ट अर्निंग का सबसे अच्छा यूज यही हो सकता है। श्योर सर। क्लैट प्रिपरेशन से पहले कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी? सर दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर, हाँ, सबसे ज्यादा वही चलता है। एमपी में सबसे ज्यादा वही चलता है, तो जनरली हिंदी न्यूज़पेपर का नाम आता है, दैनिक भास्कर ही आता है। अगर क्लैट की प्रिपरेशन में कोई एक सेक्शन छोड़ने का ऑप्शन होता तो वो सेक्शन कौन सा होता? सर आई डोंट थिंक पूरा कोई सेक्शन छोड़ना चाहिए, बट मैथ्स नहीं बोलूंगा सर। 15 क्वेश्चन है, जनरली लोग मैथ्स छोड़ देते हैं, बट आयरनी है सर, मतलब छोड़ना हो तो मैथ्स छोड़ना चाहिए, बट आप मैथ्स पढ़ाते हो। ठीक है भाई, अब मतलब बोलो, अब क्या कर सकते हैं हम, जो है सच है तो यही है, अब क्या कर सकते हैं। नहीं सर, आई डोंट थिंक कि कोई भी सेक्शन छोड़ना चाहिए। अगर एक मजाक लगे, बट प्रिपरेशन के लिए कोई भी एक सेक्शन भी छोड़ोगे। नहीं, मैंने ये बोला है, अगर एक सेक्शन छोड़ने की चॉइस होती है आपके पास कि यार 5 में से कोई 4 करना है पेपर में, तो कौन सा होता? अच्छा, मैथ्स। अच्छा, अरे यार, बड़ा मुश्किल होता है ये सुनना, खासकर मैथ्स के टीचर के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यार आदर्श, आई थिंक आपको भी इस पूरे डिस्कशन में बहुत मजा आया होगा, और जितने तरह की अलग अलग बातें अपन ने की, वो जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन में हैं, उन सबको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं।
और आई थिंक उनके दिमाग में कहीं सेटिस्फेक्शन आएगा इन सारी चीजों से, क्योंकि ऑलमोस्ट जनरली लोगों की यही सब डाउट्स होते हैं जो अपन ने डिस्कस किए। और एक जो पूरे डिस्कशन में मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगा वो आपका यही था कि सर जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स को वो उनके पास होती है, उतने रिसोर्सेस उनके पास होते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि यार हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ होता है, बट जितने में हमारा काम चल जाए वो जनरली स्टूडेंट्स के पास होता है। और ये वाली चीज, ये वाली बात अगर कोई समझ जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आई थिंक फिर कभी भी हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे तो पक्की बात है आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर पाओगे। तो मतलब वो लोग जो जनरली ये सोचते हैं कि मेरे पास और ज्यादा रिसोर्सेस होते तो मैं और ज्यादा कुछ अच्छा कर लेता, ये वाली चीज उतनी सही नहीं है। हाँ, रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत रोल होता है, बट स्टूडेंट्स को जितना चाहिए जनरली उनके पास उतना होता है। और एक पॉइंट जो इसी से थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी है, जो अपन ने एनएलयूज की फीस की बात की थी, तो क्लैट की प्रिपरेशन के लिए भी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि लीगलिस्ट टॉप रैंकर्स की जो एक स्कीम है, उड़ान स्कीम, वो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करती है जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। तो इस सेशन के माध्यम से मैं उन लोगों को बिल्कुल बोलूंगा कि जो लोग क्लैट की या अदर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो पक्की बात है वो इस स्कीम का फायदा उठाएं। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके थ्रू इन ऐसे स्टूडेंट्स को जो उतने स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, उनको कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है वो 100% फ्री होती है, 100% फ्री। और उसमें एक सिंपली एक टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, और फिर अगर आप जेन्युइन पाए जाते हैं उस टेस्ट के बाद, तो पक्की बात है वहाँ आपको बिल्कुल मौका मिलता है और सारी चीजें 100% अवेलेबल होती हैं, 100% स्कॉलरशिप होती है वो। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। जो लोग फ्यूचर में इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं वो ऑफिस पे बिल्कुल कांटेक्ट करें और उसका उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो आदर्श बाबू, थैंक यू सो मच। अपना जो बिजी शेड्यूल है आपने उसमें से टाइम निकाला। जैसा तुमने बताया कई बार बीच बीच में डिस्कशन में कि बड़ा मुश्किल होता है लॉ स्कूल में टाइम निकालना, बट ठीक है, आपने टाइम निकाला, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर भोपाल आओ तो बिल्कुल अपन मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच आदर्श, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर।